नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों पर घिरती नजर आई सरकार। हंगामे की भेंट चढ़ी कार्यवाही, सदन में गूंजा गैरसैंण और परिसंपत्ति का मुद्दा। गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने के विरोध में हरीश रावत ने भराड़ीसैंण में दिया धरना। सरकार के खिलाफ लगाए नारे, ग्रीष्मकालीन राजधानी के साथ बताया भेदभाव। चारधाम यात्रा के मार्गों पर कूड़ा निस्तारण के लिए राज्य सरकार की अनोखी पहल। सीएम धामी ने की जागरूक यात्रा की शुरुआत, बोले गंदगी से जल्द मिलेगी निजात। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार से जनता परेशान। सड़कों पर धूल धक्कर से गुजरने को मजबूर राहगीर। विपक्ष ने भी उठाई कार्यों की जांच की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन सवालों की बौछारों के साथ शुरू हुआ। सत्र की कार्यवाही में सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के सवालों पर घिरते नजर आए। जहां एक तरफ बजट पर परिचर्चा के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा, तो वहीं गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का मुद्दा और सालों पुराना परिसंपत्ति बंटवारे का मामला भी सदन में गूंजा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के युवाओं को और भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के में नियम 58 में चर्चा करी है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। मैं आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ साझा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और उत्तराखंड को भी न्याय मिले। इस आयोग को सरकार का संरक्षण है। आज ही तत्काल प्रभाव से उस सचिव को हटाया जाना चाहिए। आज ही सीबीआई जांच के लिए भेजना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने विषय उठाया, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण उनका विषय था, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक कार्रवाई की गई है और उसमें भी जो हमारे हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, लगातार उसी अनुरूप कार्रवाई हमारे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। और मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदन में सालों पुराना मसला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा भी उठाया गया। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की गई, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड को 22 सालों के बाद भी वो हक नहीं मिला है जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। लेकिन क्या अगर देखा जाए, क्या परिसंपत्तियों का बंटवारा ईमानदारी से कर पाए हैं? क्या बड़े फैसले ले पाए हैं? सिंचाई विभाग की ही हजारों करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के हाथों में है, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व है, लेकिन इनका साहस नहीं है। बैठकें होना इसके मायने की बैठकों का उसके परिणाम आने चाहिए, बैठकों के नतीजे आने चाहिए और जनता को दिखना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा में 2 दिनों की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा, स्थगन और फिर हंगामा, मानो उत्तराखंड विधानसभा की रवायत सा बन गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर हमारे जनप्रतिनिधि कब गंभीर चर्चा करेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जहां एक तरफ प्रदेश में चारधाम यात्रा पीक पर चल रही है, तो वहीं सत्र की कार्यवाही में भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुद्दा उठाया गया। लेकिन यात्रा पर व्यवस्थाओं को लेकर जवाब देने वाले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ही गैर हाजिर दिखे, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान सरकार रख रही है।
गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर विपक्ष पहले ही आक्रामक दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के बाहर सांकेतिक धरना दिया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ नजर आए। बता दें कि पूर्व में त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। इस लिहाज से राज्य विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना था। सरकार ने कई बातों का हवाला देते हुए देहरादून में ही सत्र आहूत किया, जिसके विरोध में अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। धामी सरकार के विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बजट पेश तो किया गया, लेकिन विपक्ष इस बजट से नाखुश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के इस बजट को थका हुआ बजट बताया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ सरकार ने खुलेआम खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे बजट में शिक्षा, रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर पर्दा डालकर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का महिमा मंडन करने का काम किया गया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बजट को दिशाहीन बताया है। ऐसा बजट है जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा क्या है क्या नहीं, क्या करना चाह रहे प्रदेश के विकास के लिए। केवल सेंटर की रेटेटिव भाषा है, सेंटर के प्रोजेक्टों का उल्लेख उसमें कर दिया आपने प्लान के लिए क्या व्यवस्था की, मेडिकल की क्या व्यवस्था की। मैं बार बार ये कह रहा कि 72 राज्य सरकार के ITI तुमने बंद कर दिया अभी 2 महीने पहले। वो जो सर्टिफिकेट लेकर बच्चे नौकरी लगते थे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, उससे कह रहे कितने पॉलिटेक्निक खोले, कितने इंजीनियर खोले, अस्पताल कितने बना दिया आपने। आप जो कर्मचारी हमारे उपनल में जिनको आपने वॉरियर योद्धा के नाम पर किया, वो 2500 लोग धरना दे रहे अभी भी। बजट की कोई दिशा ही नहीं है। पूरे राज्य में जो हालात हैं बेरोजगारी के, उस पर कुछ बजट नहीं बोलता। आप रोजगार के क्षेत्र में क्या करें, कितने लोगों को रोजगार दें। राज्य जो लगातार कर्जे में डूब रहा है, उससे कर्जे से कैसे उभारें। राज्य में जो फाइनेंशियल डेफिसिट है, घाटे का जो बजट है इतना बड़ा, कर्जे में लगातार राज्य डूब रहा है, तो आप कर्जा ले लेकर के घी खाएंगे तो भैया सेहत खराब होगी। उत्तराखंड का बजट पेश होने के बाद कई प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। बजट में चुनावी वादों की झलक भी दिखाई देने के बाद कई बातें ये भी कही जा रही है कि जो विधानसभा में बजट पेश किया गया है धामी सरकार ने, वो दृष्टिपथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो कई बजट को केंद्र सरकार की योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने की बात क्यों कही जा रही है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का साल 2022-23 का बजट सदन के पटल में पेश हो चुका है। धामी सरकार ने प्रदेश के विकास रथ को रफ्तार देने के लिए 65,571 करोड़ का बजट पेश किया। धामी सरकार ने नई योजनाओं को हरी झंडे दिखाने के बजाय पुरानी योजनाओं पर फोकस किया है। पुरानी योजनाओं में केंद्र की योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई। केंद्र की योजनाओं को बजट में शामिल करने का कारण केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता है। चलिए अब इन केंद्र पोषित योजनाओं को जान लेते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का बजट 310 करोड़ का किया गया। मनरेगा योजना का बजट 297.84 करोड़ का किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बजट 311.76 करोड़ का है। स्मार्ट सिटी योजना का बजट 205 करोड़ का है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का बजट 105.41 करोड़ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बजट 112.38 करोड़ का किया गया है। विभिन्न पात्र वर्गों के लिए पेंशन का बजट 1500 करोड़ का किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट 43.15 करोड़ का किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का बजट 34 करोड़ का किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का बजट 30 करोड़ का किया गया। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। नंदगौरा योजना में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। सदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 13.48 करोड़ का प्रावधान किया गया। अटल उत्कर्ष विद्यालयों के लिए 12.28 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री महिला सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहे शब्दों की बात को अगर माने तो उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि धामी सरकार ने अपने बजट में केंद्र पोषित योजनाओं पर ज्यादा फोकस दिया है। संभावना है कि केंद्र पोषित योजनाओं के तहत धामी सरकार को 21,492 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र से मिल सकती है, यानी कि उत्तराखंड के कुल बजट का 32% से ज्यादा हिस्सा केंद्र दे सकता है। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोगों ने हर विषय पे अपना फोकस किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने लगभग 65,571 करोड़ का ये बजट हमने दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये ज़्यादा है और कुल मिला के ये पूरे प्रदेश के हित का बजट, जिसे मैं कह सकता हूँ इसमें कोई हमने नया कर नहीं लगाया है। आय बढ़ाने के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमें मिलती हैं उनको मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा सीमित आय वाला प्रदेश है, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सहायतित जो भी योजनाएं मिलती हैं उसको मॉनिटरिंग करें ताकि और उसका हम लाभ ले सकें। चारधाम यात्रा मार्ग पर भारी भीड़ के बीच इकट्ठा हो रहे कूड़े के निस्तारण के साथ ही इसके एकत्र करने के लिए राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल और बड़ी पहल की शुरुआत की है। दिव्यांगजनों के सहयोग से जागरूकता यात्रा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। बता दें कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामों में फैल रही गंदगी का जिक्र करते हुए चिंता भी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर है और जल्द ही एक बड़ी व्यवस्था तैयार की जाएगी। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया था कि सभी धाम हमारे स्वच्छ होने चाहिए और ऐसे स्थान पर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, धार्मिक अपने कामों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों ने आज इस गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि वो साफ़ सफाई के साथ साथ लोगों को जागृति का अभियान भी चलाएंगे और जो एक आचरण होता है यात्रा का, उस आचरण का भी सबका स्मरण करवाएंगे। आजाद भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार अग्निपथ जैसी योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस योजना की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। माना जा रहा है कि केंद्र की अग्निपथ योजना भारत के सैन्य इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इससे सेना में नौजवानों की तादाद भी बढ़ेगी और नई ऊर्जा का संचार भी होगा। आइए समझते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है और इसकी विशेषता क्या है। भारत के सैन्य इतिहास में पहली बार अग्निपथ जैसी योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया है, यानी कि युवा शॉर्ट टर्म में सेना में भर्ती हो सकते हैं। योजना के तहत शामिल होने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना का लाभ पुरुष और महिला दोनों को ही दिया जाएगा। हालांकि महिलाओं के लिए आवश्यकता होने पर ही उन्हें शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले युवाओं के लिए वर्तमान में सेना के लिए जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है वही मान्य होगा। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा सैन्य बलों की शर्तों के अनुसार अग्निवीर बन सकते हैं। अग्निपथ सेवा के तहत अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल का होगा। 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। हालांकि सेना की आवश्यकता के आधार पर मेरिट को आधार बनाते हुए 25% अग्निवीरों को सेना के रेगुलर कैडर में शामिल किया जा सकता है। अग्निवीरों को सेवा के प्रथम साल 4.76 लाख सालाना पैकेज दिया जाएगा। अग्निपथ योजना का सैलरी पैकेज कुछ इस तरह होगा। नौकरी का पहला साल यानी कि प्रथम वर्ष मासिक वेतन 30,000 होगा और कटौती के बाद वेतन 21,000 के तौर पर दिया जाएगा। दूसरे वर्ष 33,000 और कटौती के बाद 23,100 रुपए वेतन दिया जाएगा। तृतीय वर्ष 36,000 और कटौती के बाद 25,580 रुपए वेतन दिया जाएगा। चौथे वर्ष की बात करें तो 40,000 रुपए मासिक वेतन और कटौती के बाद वेतन 28,000 रुपए दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अग्निवीरों को ब्याज सहित 11.71 लाख रुपए सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेंगे। ये पूरी राशि कर मुक्त होगी और इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर कोई अग्निवीर सेवा काल के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके बचे हुए सेवा काल का वेतन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के आधार पर 44 लाख का मुआवजा और सेवा काल का बचा हुआ वेतन भी दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान अग्निवीरों को हेलोग्राफिक्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन, हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम जैसे एडवांस इक्विपमेंट भी जवानों को दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। सैनिक बहुल प्रदेश होने के नाते इस योजना पर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कई लोग योजना की सराहना कर रहे हैं तो कई सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल तो देखना ये होगा कि धरातल पर उतारने के बाद योजना को कैसे आधार बनाया जाता है और कितने युवा योजना का लाभ उठाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर लाठीचार्ज किया, जिसमें उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रकरण को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पार्टी पर भी हमला करते हुए कहा कि लगता है देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत का दौर शुरू हो गया है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी, वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जिस तरीके से पुलिस को भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, कांग्रेस पूरे देश भर में कल के दिन 16 तारीख को राजभवन का घेराव करेगी। हम उत्तराखंड के लोग देहरादून में राजभवन का कूच करेंगे और घेराव करेंगे। उत्तराखंड सरकार राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में लगी हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत कुछ हद तक काम जो है वो चल भी रहा है, लेकिन सुस्त पड़े स्मार्ट सिटी के काम से आम जनता काफी परेशान है। इतना ही नहीं, विपक्ष भी सत्ता पक्ष से स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच कराने की मांग कर रहा है। प्रदेश की राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास में राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर कई तरह के कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन आम जनता इन कार्यों से नाखुश नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के कई क्षेत्रों में पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है। जगह जगह सड़कें भी खोदी जा रही है। सड़कों की खुदाई की वजह से सड़क में आम इंसान का चलना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि हादसे होने का डर भी बना रहता है। इतना ही नहीं, लोग इस मौसम में चलने वाली आंधड़ से भी परेशान हैं। भैया ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो हो ही रही है। पूरा काउंटर, जितनी बार झाड़ू मारते हैं उतनी बार धूल मिट्टी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे फेफड़ों में जा रही है धूल। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें, हम बीमार खुद हैं। अब मुझे 15 दिन हो गए जब से काम चला, तब से मुझे जुकाम ही हो रहा है, ठीक होने में नहीं आ रहा है। क्यों? धूल मिट्टी की वजह से। सामान पे मिट्टी भी बैठती है, धूल भी होती है, पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, हमारे को भी दिक्कत होती है। ध्यान नहीं दे पा रहे, सारे में गंदगी हो रही। जितने ग्राहक आते हैं वो सारे मिट्टी बताते हैं, बर्तन गंदे हैं, क्या करा जाए। आम जनता जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार से परेशान है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने नाराजगी जाहिर कर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ों का घपला किया गया है। स्मार्ट सिटी क्या है? जब से स्मार्ट सिटी का चक्कर हो रहा तब से तो हमारे देहरादून में मेरे सामने की नाली आ जाओ 30 दिन ढेर मिलेगा आपको कूड़ा। भी मुझे शिकायत करनी पड़ती, मेयर को, एमएनए को शिकायत करनी पड़ती, तब वो कूड़ा निकालें। गोबर का डेयरियों को व्यवस्था नहीं हो रही और ढेर लगा देंगे। एक हफ्ता बाद पूरी सड़क गंदगी से भरी रहेगी, गाड़ी नहीं चल सकती। गड्ढे इधर खोद उधर खोद, कोई इंडिकेशन नहीं, सड़क बन रही। अरे 4-4 बार लोग इतने परेशान है यहाँ आने को कि कहाँ पे किधर भी जाए, पता नहीं कहाँ पे बोर्ड लगा मिल जाए, कहाँ पे गड्ढा मिल जाए। स्मार्ट सिटी जांच होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के कार्य की जो धीमी रफ्तार है उससे जनता काफी परेशान है। तो स्मार्ट सिटी के कामों पर अब विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है।
ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होता है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों पर घिरती नजर आई सरकार। हंगामे की भेंट चढ़ी कार्यवाही। सदन में गूंजा गैरसैंण और परिसंपत्ति का मुद्दा। गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने के विरोध में हरीश रावत ने भराड़ीसैंण में दिया धरना। सरकार के खिलाफ लगाए नारे। ग्रीष्मकालीन राजधानी के साथ बताया भेदभाव। चारधाम यात्रा के मार्गों पर कूड़ा निस्तारण के लिए राज्य सरकार की अनोखी पहल। सीएम धामी ने की जागरूक यात्रा की शुरुआत। बोले गंदगी से जल्द मिलेगी निजात। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार से जनता परेशान। सड़कों पर धूल धक्कर से गुजरने को मजबूर राहगीर। विपक्ष ने भी उठाई कार्यों की जांच की मांग।